नमस्कार बच्चों। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। चलिए आज हम देखते हैं फंक्शन मीन्स फलन। बच्चों रिलेशन जो आपने पढ़ा है बस उसी से आगे फंक्शन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या है। बच्चों फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इक्वल एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ x। यहाँ जो x आपको दिखाई दे रहा है ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स स्वतंत्र चर। आप लिख सकते हो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है परतंत्र चर, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन f मान लीजिए कोई मशीन है, ये f। अब इसमें ये x जो है ये इनपुट का काम करेगा, यहाँ पे ये इनपुट का काम करेगा, और जो बाहर निकल के आएगा वो इस मशीन के बाहर fx, जिसे हम y भी कह सकते हैं, ये आउटपुट का काम करेगा, आउटपुट। तो इसमें जो हम डालते हैं x की वैल्यू वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हो बशर्ते फंक्शन उसे ले सके, यानी फंक्शन उसके लिए परिभाषित तो हो। जो निकल के बाहर आएगा fx की वैल्यू उसे हम आउटपुट कह रहे हैं, और वो क्या होगा, वो रेंज हो जाएगा आउटपुट। चलिए यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है इनपुट, इसे हम डोमेन कहेंगे, डोमेन। तो यहाँ से डोमेन की परिभाषा क्या बनेगी, x के वे मान जिसके लिए फलन परिभाषित है। इसे आप चाहो तो लिख सकते हो x के वे सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित है। fx क्या हो गया, ये रेंज हो गया, रेंज। fx की सभी वैल्यूज ये रेंज हो गई। यहाँ पे दोस्तों आपको बताएं x को डालने से जो ये fx की वैल्यू आती है इससे हम x की इमेज कहेंगे, प्रतिबिंब, इमेज। ये थोड़ा ध्यान से समझना कि x का मान डालने से जो fx की वैल्यू आएगी, जिसे हमने y लिख रखा है, इसे हम x का प्रतिबिंब बोलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मीन्स इमेज। आप इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हो, ये इमेज है। इसी तरह से y की जो वैल्यू है, तो y के लिए जो x का मान है इसे प्री इमेज कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। इसे कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज बोलेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज। यहां मैं लिख देता हूं नीचे ये प्री इमेज, इस तरह से। तो यहां पे सबसे पहली बात x की जितनी भी वैल्यू होंगी सब डोमेन होंगी, fx की जो भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी रेंज होंगी। x के संगत जो y का मान होगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। x का ये इमेज है, और y के संगत जो x का मान होगा वो प्री इमेज कहलाएगा। इसे बहुत अच्छे से ग्राफ द्वारा समझा जा सकता है, और उसी ग्राफ में कहें या फिर एक डायग्राम में बनाता हूँ जिसे एरो डायग्राम बोलते हैं। उस एरो डायग्राम के थ्रू आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसे भी समझ सकते हो। जैसे f सच दैट a मैपिंग b, आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। f सच दैट a मैपिंग b, इसे हिंदी में बोलते हैं कि समुच्चय a b को प्रतिचित्रित करता है। मान लीजिए दो सेट हैं a और b, अलग अलग दो सेट हैं a और b। सेट a बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4, और समुच्चय b बराबर मान लीजिए दिया है 2 4 6 8 10, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो दिया है y इक्वल 2x, इस तरह से। यहाँ fx बराबर 2x भी लिख सकते हैं, ये fx बराबर 2x ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ पे मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, जिसे एरो डायग्राम भी आप बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे सेट ए दिखाएंगे,
और यहाँ पे ये सेट बी दिखाएंगे। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे दिखा दिए 1 2 3 4। सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से दिखा दिए। अब ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है x की जो भी वैल्यू होंगी वो सेट ए से होंगी। ये x बिलोंग्स टू क्या होगा ए, और जो fx की वैल्यू होंगी वो सेट बी से होंगी। fx को हम y भी कह सकते हैं, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा b होगा। इस fx को हम y भी कहते हैं। तो चलिए x ये पे हमने 1 पुट किया यहाँ पे, तो x 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो 1 को मैंने 2 से मिलाया। x पे 2 पुट करेंगे तो आप समझ गए होंगे 4, 3 पुट करने से 6, 4 पुट करने से 8, 4 पुट करने से 8 इस तरह से। तो ये एरो डायग्राम बन गया। यहाँ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखिए ध्यान से, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है, तो इसे हम फलन कहेंगे। तो फंक्शन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, बड़ा इजी डेफिनेशन है। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समुच्चय ए यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, ये शब्द विशेष है, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है, तो उसे हम फलन कहेंगे। केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है तो उसे हम फलन कहेंगे। चलिए, अब इसमें हमने कहा प्रत्येक अवयव यानी कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहली शर्त है प्रत्येक अवयव। तो पूरा का पूरा जो सेट ए है ये x के मान है, तो इसे हम डोमेन कहेंगे। तो वास्तव में यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन को हम प्रांत कहते हैं, तो डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, सेट ए होगा, पूरा का पूरा सेट ए, समुच्चय ए, पूरा का पूरा सेट ए। इसके अलावा यहाँ पर जो रेंज होती है, रेंज वो क्या होता है, प्रतिबिंब, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, इमेज। तो जो एफ एक्स की वैल्यू होती है उसे हम रेंज कहेंगे। एफ एक्स की वैल्यू को क्या कहेंगे, रेंज, परिसर। और ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू, जो कि इस फिगर में आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा, 2 4 6 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8, ये एफ एक्स की वैल्यू है, इसे रेंज कहेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा जो सेट बी है, ये पूरा का पूरा सेट बी हमेशा कोडोमेन कहलाएगा, सह डोमेन कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडोमेन। कोडोमेन, ये कोडोमेन क्या होता है, इसे सहप्रांत भी बोलते हैं, आप समझ सकते हो, सहप्रांत। और ये बराबर क्या है, पूरा का पूरा सेट बी, समुच्चय बी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डोमेन मीन्स क्या होता है, पूरा का पूरा सेट ए। यहाँ पे भी दिखाई देता है ये एफ सच दैट ए मैपिंग भी, इसमें पूरा का पूरा सेट ए डोमेन कहलाएगा। ये पूरा का पूरा सेट बी सहडोमेन या कोडोमेन कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इमेज हैं, एक्स के जो भी इमेज हैं, इन इमेज को हम बोलेंगे रेंज। समझ आया बच्चों? इसके अलावा फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे, तो जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली थी उस डेफिनेशन से पहचान करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन फिर से सुनेंगे। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कोई छूटना नहीं चाहिए, समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब रखता हो। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो यहां से प्रत्येक अवयव से केवल एक ही तीर निकलना चाहिए। किसी से अगर 2 तीर निकल गए या 3 तीर निकल गए तो वह फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 2-3 मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, आप बताना, आप पहचानोगे उसमें कि कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से फंक्शन नहीं हैं। बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए अभी मैं 2-3 एरो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे और उसमें देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला डायग्राम मैंने बनाया, ये सेट ए, ये सेट बी, ये 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये 4 से मिला है इस तरह से, यहाँ पे ये 4 से, और ये 3 5 से। चलिए एक और मैं डायग्राम बना देता हूँ। 1 2 3, ये सेट ए है, यहाँ पे सेट बी 2 3 4 5 इस तरह से, ये 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिला दिया, छोड़ दिया। इसी तरह से चलिए एक और दिखा देता हूँ। सेट ए, सेट बी, ये 1 2 3, ये 2 3 4, ये 1 को 2 से मैंने मिलाया, 2 को 3 से मिला दिया, 3 को भी 3 से मिला दिया। चलिए अब इसमें देखना है कौन कौन सा फंक्शन है।
बड़ा इजी है। सबसे पहली शर्त, केवल 2 शर्तें आपको ध्यान रखनी है फंक्शन की पहचान करने के लिए। पहली शर्त, सेट ए के प्रत्येक अवयव से तीर निकलना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, प्रत्येक अवयव से एक ही तीर निकलना चाहिए, 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, 3 नहीं निकलने चाहिए, केवल एक ही तीर निकलना चाहिए। तो यहां से देखिए, यहां से तो एक ही तीर जा रहा है, लेकिन यहां से देखो 2 तीर निकल के जा रहे हैं, तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। इससे देखिए बच्चा, यहां से एक तीर जा रहा है, यहां से भी एक तीर जा रहा है, लेकिन यहां से तो कोई तीर जा ही नहीं रहा। और जब हमने कहा था प्रत्येक अवयव से तीर जाना चाहिए, तो यह भी फंक्शन नहीं है। यहां से देखो बच्चों, प्रत्येक अवयव से तीर जा रहा है और प्रत्येक अवयव से केवल एक ही तीर जा रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन है। यहां पे नहीं देखना कि यहां पे सभी तीर एक ही जगह पे मिल सकते हैं, आपको बस यही देखना है। तो इस तरह से क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब जो फंक्शन नहीं है उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो फंक्शन है उसके बारे में आपसे अगर पूछा डोमेन, तो पूरा का पूरा सेट ए ये डोमेन है, पूरा का पूरा सेट बी ये कोडोमेन हो गया, और इसमें रेंज की बात करें तो 2,3 ये रेंज हो गया। तो आपको समझ में आया होगा फंक्शन की पहचान करना। बच्चों ये तो वेन डायग्राम द्वारा आपने पहचान की, इसके अलावा हम ग्राफ द्वारा भी पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन के कुछ ग्राफ हमें दिए हुए हैं, यहाँ 2-3 मैं ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये पैराबोला है, आपने शायद 11th में पढ़ा होगा। एक इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है मान लीजिए, और 1-2 ग्राफ मैं बना देता हूँ। एक इस तरह से ये सर्कल दिया हुआ है, और एक इस तरह से, चलिए एक ही ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ये 3-4 मैंने ग्राफ बनाए। अब मैं इसमें पूछूं आपसे, बताइए कौन कौन से ग्राफ फंक्शन है। तो बड़ा इजी पहचान है, आप इसे नोट करके लिख भी सकते हो कि अगर हमें ग्राफ दिए हुए हैं और हमें पहचान करनी है फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाई अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। बाई अक्ष के पैरेलल मीन्स इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा इस तरह से खींचेंगे। तो ये बाई अक्ष के पैरेलल मैंने रेखा खींची इस तरह से, खड़ी रेखा। अगर ग्राफ को केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटती है, केवल एक ही बिंदु पर काटती है या मिलती है, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। अगर एक से अधिक बिंदुओं पर मिलती है तो वह फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ को कितने बिंदुओं पर मिल रही है, 2 बिंदुओं पर मिल रही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तीसरा भी बिंदु है। बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस, इसे नहीं देखना है, आपको ग्राफ को ही देखना है। तो कितने बिंदुओं पे मिला, 2 बिंदुओं पे मिला। 2 बिंदु मिला तो हम क्या कहेंगे, यह फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन कब होगा, जब केवल और केवल एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए। तो हम बाई अक्ष के पैरेलल रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बाई अक्ष के पैरेलल कहीं भी रेखा खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, कहीं भी आप रेखा खींचेंगे एक ही बिंदु पर मिलने वाली है, तो हम क्या कहेंगे, यह फंक्शन है। इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाई अक्ष के पैरेलल जैसे ही रेखा खींचोगे आप देख रहे हो 2 बिंदुओं पर मिल रही है, तो यह फंक्शन नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आप रेखा खींचोगे एक ही बिंदु पर मिलने वाली है, एक ही बिंदु पर मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे, यह फंक्शन है। तो इस तरह से ग्राफ में भी आप पहचान कर सकते हैं कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलनों के प्रकार। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं बहुपद फलन। बहुपद फलन, बहुपद फलन का मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन। आप इसे लिख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे a x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर 0 लिख सकते हो, प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे जो बड़ी घात है इसे डिग्री बोलते हैं, डिग्री। तो ये n डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसे n कोटि का बहुपद कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल, या बाई बराबर भी कह सकते हैं इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि का बहुपद है, यानी इसका जो डिग्री है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से ये होता है बहुपद फलन। दोस्तों कुछ बहुपदों के मैं यहाँ पे ग्राफ बता देता हूँ, और ग्राफ से भी हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। कुछ बहुपदों के मैं यहाँ ग्राफ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, एक्स एक्सिस बनाएंगे, बाई एक्सिस बनाएंगे इस तरह से,
ये मूल बिंदु ओरिजिन O। यहाँ पे एक्स पे अगर मैंने 0 पुट किया तो बाई का मान 0 ही आने वाला है, तो 0,0 इसका शीर्ष होगा। एक्स पे जैसे ही 1 2 3 ऐसे मैं डालूंगा तो ग्राफ इधर जाएगा, 1 डालने से बाई का मान 1 आएगा, 2 डालने से बाई का मान 4 आएगा, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू डालूंगा -1 -2 -3 तो उसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव आएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 का +4 हो जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट। तो इस तरह से ये पैराबोला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बाई बराबर x² का ग्राफ है। इसी तरह से दोस्तों जैसे मान लीजिए बाई बराबर x³ आता है, फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डोमेन और रेंज और सीख लीजिए। जब हम फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तो उसका डोमेन और रेंज बताना आसान हो जाता है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डोमेन मीन्स क्या, x की वैल्यू, x के मान, और रेंज मीन्स क्या, y के मान। तो बस हमें ग्राफ में ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जाता है। बहुत सिंपल है, बस आप ये बताइए कि ग्राफ x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इधर अगर हम इसे ले जाएंगे तो ग्राफ x अक्ष के बाईं ओर -∞ तक जाएगा और दाईं ओर +∞ तक जाएगा, यानी सभी रियल नंबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, सभी रियल नंबर। तो x की वैल्यू को हम डोमेन कहेंगे। तो डोमेन क्या हो गया, r मीन सभी रियल नंबर। y के मान क्या होंगे, तो आप देख रहे हो ग्राफ जो है वो y अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो y अक्ष पर हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु 0 से ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा, तो सभी पॉजिटिव मान आएंगे, 0 से लेकर सभी पॉजिटिव मान। तो इसकी जो रेंज लिखेंगे हम दोस्तों, रेंज वो क्या लिखने वाले हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट। ये क्लोज इंटरवल में 0 और ये ओपन इनफाइनाइट, यहाँ से क्लोज इंटरवल 0 क्योंकि 0 मान होता है इसका, और ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो डोमेन और रेंज ग्राफ से बड़ी आसानी से आपको दिखाई देगा। बस आपको देखना है कि x अक्ष पर ग्राफ कहां से कहां तक जाता है, वो डोमेन हो गया, और y अक्ष पर कहां से कहां तक जाता है वो आपका रेंज हो गया। आगे और कुछ ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, जैसे y बराबर x³, y बराबर x³। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। x³ का जब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो x ये पे कुछ पॉजिटिव मान लेंगे, कुछ नेगेटिव मान लेंगे, बड़ी आसानी से ग्राफ बन जाएगा। जैसे x 0 लिया तो 0,0 यहाँ पे आएगा। मैं x ये 1 लूँगा तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। जब नेगेटिव मान लूँगा तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -2 के -8 आएगा, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ है y बराबर x³ का। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्राफ x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ से +∞ तक। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू को ही डोमेन कहेंगे। तो इसका डोमेन हो गया सभी रियल नंबर, -∞ से +∞ तक सभी रियल नंबर। सभी रियल नंबर का मतलब क्या है, -∞ से +∞ तक। रेंज देखिए आप, ये बाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम देख रहे हैं -∞ से +∞ तक जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। तो इसका मतलब रेंज भी सभी रियल नंबर, तो इसके जो रेंज है वो भी सभी रियल नंबर हो गए। तो इसका ग्राफ हो गया। चलिए कुछ अन्य फंक्शन के ग्राफ देख लेते हैं। बच्चों फंक्शन अगर अच्छे से तैयार करना है तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है, इन ग्राफ को आप समझते जाइए। चलिए बहुपद फलन के बाद अब हम लेते हैं आगे बीजीय फलन, एलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन। बीजीय फलन, ये एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन बहुत सारे बहुपदों को प्लस माइनस गुणा भाग से या कर्णी चिन्हों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने f(x) बराबर लिख दिया अंडररूट में x + 2/x - 1, इस तरह से मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, बीजीय फलन है। और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, इसके लिए डोमेन और रेंज निकालने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें डोमेन और रेंज आपको सिखाया जाएगा। चलिए बीजीय फलन के बाद ये आप साथ साथ नोट करते जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये साथ साथ नोट करते जाइए, नंबर लिखते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए। पहला हमने क्या बताया था, पहला हमने बताया था बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा भी क्या होता है, बीजीय फलन, एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, और तीसरा परिमेय फलन। परिमेय फलन, परिमेय फलन को रेशनल फंक्शन बोलेंगे। और ये क्या होता है, f(x) = gx/hx, इस तरह से, जहाँ gx और hx दोनों ही बहुपद होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, और hx ≠ 0 होगा। ये परिमेय फलन होता है।
मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, जैसे एफ एक्स रहा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, इस तरह से, तो उसे हम परिमेय फलन कहेंगे। और इसमें जो ये डिनोमिनेटर है मीन्स हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय फलन होता है। और इसके लिए डोमेन रेंज आपको निकालना सिखाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं कुछ अलग फंक्शन। चलिए अगला देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स चरघातांक फलन। चरघातांक फलन ये अच्छा फंक्शन है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x या a की पावर x, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे हम। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y बराबर a की पावर x। ये x एक्सिस बना दिया मैंने, ये y अक्ष बना दिया मैंने, ये मूल बिंदु a की पावर x, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। दोस्तों ये ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। जब x की पे मैं जीरो पुट करूंगा तो a की पावर जीरो की वैल्यू आप जानते हो, किसी भी संख्या की वैल्यू की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे कहाँ काटेगा, 0,1 पे काटेगा। x की पे जब मैंने जीरो पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आने वाली, 0,1। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। लेकिन ये कब जाएगा, जब ये a जो है वो a ग्रेटर देन 1 हो, यानी a का मान 1 से बड़ा हो, तब ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। अगर बाय द वे a का मान मैंने 1 से छोटा ले लिया, 1 से कम ले लिया, तो ये ग्राफ फिर इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों ये ग्राफ फिर इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो ये भी a की पावर x का ही ग्राफ है और ये भी a की पावर x का ही ग्राफ है। लेकिन ये कब के लिए, जब a ग्रेटर 1, और ये कब के लिए है a की पावर x का ग्राफ, आप इसे साफ साफ लिख सकते हो a की पावर x, और इसका ग्राफ ये कब है, जब a लेस देन 1 है, तब के लिए। a लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पे 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पे और क्लियर लिख देता हूँ, 0 लेस देन a लेस देन 1, इस तरह से। तो a की पावर x का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो डोमेन और रेंज। हमने डोमेन रेंज आपको अभी बताया था ना, बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखना है x अक्ष पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आप देख रहे हो दोनों ही ग्राफ x अक्ष पर -1 से +1 तक जा रहे हैं, तो डोमेन क्या हो गया, r हो गया, डोमेन r हो गया। इसके अलावा रेंज देखेंगे तो ये बाई अक्ष पर ग्राफ देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो बाई ग्राफ अक्ष पर हम देख रहे हैं ग्राफ मूल बिंदु से नीचे तो आ ही नहीं रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रहा, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जीरो पे भी कहीं टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। मीन्स ऐसे लिखा जा सकता है 0 to इनफाइनाइट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसकी रेंज है। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं लॉग वाले फंक्शन। इस वीडियो में हम केवल आपको ग्राफ बताएंगे। ये ग्राफ ढंग से सीख लेना आपने, तो आगे वाली क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इस तरह से। तो चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, लॉग वाला, y बराबर log x बेस a। ये ग्राफ, जो लॉग वाला ग्राफ होता है वो इस तरह से दोस्तों होगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ये ठीक कह सकते हैं इनवर्स फंक्शन है, प्रतिलोम फलन होता है। तो ये log x का हम ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से। log x दोस्तों परिभाषित कब होता है, जब x ऑलवेज पॉजिटिव हो, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो। x का मान ग्रेटर देन 0 होगा तभी log परिभाषित होगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया log x का। अब यहाँ पे a अगर ग्रेटर देन 1 है, माने 1 से बड़ा है, तब के लिए ग्राफ मैंने बनाया है। इसी तरह से अगर a की वैल्यू 1 से कम रह जाती है तो ग्राफ फिर इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पर कहाँ काटेगा, ये यहाँ पे काटेगा 1,0। जब x ये पे मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 1,0 पे काटेगा। तो ये ग्राफ बन गया। ये भी log x का ग्राफ है, लेकिन ये कब है, जब a की वैल्यू लेस देन 1 है। तो log का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ को देख के आप बता सकते हो, बड़ी आसानी से बता सकते हो कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। बताइए, एक्स अक्ष पे देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो एक्स अक्ष पे आप देख रहे हो ग्राफ केवल राइट हैंड दाईं ओर जा रहा है, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स की सभी मान कैसे होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, मीन्स 0 से अनंत।
रेंज देखिए, तो रेंज में आप देख रहे हो ग्राफ -1 से +1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब रेंज जो होगी वो सभी रियल नंबर यानी आर, तो इसकी जो रेंज होगी वो आर। ये डोमेन रेंज साथ ही साथ आप लिखते जाएंगे, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे इसी तरह से फंक्शन दिया जाएगा, आपको डोमेन और रेंज पूछ लिया जाएगा, तो ये डोमेन रेंज ग्राफ के द्वारा आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं बच्चों। अगला फंक्शन हम देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये ग्राफ आपने 11th वाली क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आप अभी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको आगे के टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो अगला है मापांक फलन, मापांक फलन इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं बच्चों, मॉडुलस फंक्शन। इसे ऐसे लिखते हैं y बराबर मोड x, इस तरह से। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये x अक्ष है, x x डैश, ये y अक्ष y y डैश, ये मूल बिंदु। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। x ये पे जब 0 पुट करेंगे तो y का मान 0 आने वाला है, तो यहाँ पे 0,0 होगा। x ये पे जब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 तो y के मान वही आएंगे, 1 डालने से 1, 2 डालने से 2, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। जब x पे नेगेटिव वैल्यू डालेंगे -1 -2 तो मॉडुलस की वजह से माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो -1 डालने से भी +1 आएगा, -2 डालने से +2 आएगा, तो इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना ग्राफ बनाना? जब नेगेटिव मान डालेंगे, जैसे x पे -1 डाला आपने तो y की वैल्यू क्या लेने वाली है? +1, तो -1 +1 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। -2 डालोगे तो +2 हो जाएगा, मोड हट जाएगा, मोड से माइनस हट जाएगा, तो -2 डालने से +2 तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा -2, +2, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। आप इसमें देखिए डोमेन क्या होगा, तो डोमेन देखने का तरीका, ग्राफ देखो x अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -अनंत से +अनंत तक जा रहा है। तो जब -अनंत से +अनंत तक जा रहा है ग्राफ, तो डोमेन क्या हो गया? सभी रियल नंबर हो गए, तो डोमेन इक्वल r लिख देंगे। रेंज y अक्ष पे देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो y अक्ष पे हम देख रहे हैं ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रहा। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके अनंत तक। तो हम लिखेंगे रेंज हो गया 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल अनंत, ये हो गया, क्योंकि 0 इसमें शामिल है। तो आपको मापांक फलन समझ आया होगा। अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं सिग्नम फलन, सिग्नम फंक्शन। बच्चों ये ग्राफ साथ साथ आप बनाते रहना, वीडियो को पॉज करना और साथ साथ ही ग्राफ बनाते रहना। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, अंग्रेजी में भी इसे सिग्नम फंक्शन ही बोलेंगे। चलिए इसका ग्राफ, ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये सिग्नम फंक्शन होता है f(x) इक्वल मोड x अपॉन x जब x नॉट इक्वल 0 और 0 x बराबर 0 पर। ये पूरा सिग्नम फंक्शन होता है। इसे और सिंपल लिखा जाए तो मोड x अपॉन x, इसमें x का मान जब जब पॉजिटिव डालेंगे तो इसका मान +1 आएगा, और जब जब नेगेटिव डालेंगे तो इसका मान -1 आने वाला है। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने पॉजिटिव 2 डाल दिया तो 2/2 1 आएगा, 3 डाल दिया तो 3/3 क्या आएगा? 1 आएगा। तो जब जब कोई पॉजिटिव मान डालेंगे, यहाँ पे x का मान पॉजिटिव डालेंगे तो क्या मान आने वाला है? +1 आने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और क्लियर करके लिख देता हूँ कि यहाँ +1 आएगा। कब आएगा? जब x पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब जब x का मान यहाँ पे मैं नेगेटिव डालूंगा -1 आएगा। जैसे मान लीजिए -1 मैंने डाल दिया, तो यहाँ -1 डालेंगे तो मोड से माइनस चिन्ह हट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ -1, तो क्या आने वाला है? -1। -2 डाल दिया तो मोड से माइनस चिन्ह हटेगा, 2 आएगा, अपॉन -2 -1 आएगा। तो जब भी x की इफेक्ट नेगेटिव मान डालेंगे तो इसका मान -1 आएगा। तो x जब नेगेटिव होगा तो इसका मान -1, और 0 पे आपको दिखाई दे रहा है 0 ही है, इस तरह से। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा देखिए। जब x का मान मैं पॉजिटिव लूंगा तो f(x) का मान, f(x) मीन्स y, तो y का मान क्या होने वाला है? +1। तो x1 जब जब मैं पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव, तो y का मान +1, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। x1 कुछ भी पॉजिटिव लेते रहो, y हमेशा +1 पे ही आएगा। इस तरह से x का मान जब मैं नेगेटिव लूंगा तो y का मान -1 आएगा, तो x का मान कुछ भी मैं नेगेटिव लूंगा, y का मान -1 आने वाला है, इस तरह से। इसके अलावा x का मान अगर मैं 0 लूंगा तो y का मान 0, यानी ये बिंदु आ गया। ठीक, ग्राफ हो गया, यह हो गया सिग्नम फलन। अब इसमें देखिए ग्राफ x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप दिखाई दे रहा है x अक्ष पे ग्राफ -अनंत से +अनंत तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन r हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो डोमेन बराबर क्या हो गया? r, सभी रियल नंबर। रेंज मीन्स y का मान, तो ग्राफ केवल 3 पॉइंट पर जा रहा है, 3 पॉइंट पर मिल रहा है, एक -1 पर, एक 0 पर, एक +1 पर। तो इसकी जो रेंज लिखेंगे वो केवल 3 पॉइंट हैं, और उन 3 पॉइंट को मजले ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे
-1, -0, +1, इस तरह से लिख देंगे तो इसकी रेंज हो गई। तो ये सिग्नम फलन था। बच्चों अगला फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत तो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी फंक्शन को आप ग्राफ भी अच्छे से देखें और डोमेन रेंज भी देखते जाएं और समझते जाएं। ये सारे ग्राफ आपको बनाने हैं अपनी नोटबुक पे। चलिए आगे देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन ये इस तरह से लिखेंगे, y बराबर जैसे f(x) और बराबर हम लिखेंगे स्टेप ऑफ x, इसे पढ़ेंगे स्टेप ऑफ x, महत्तम पूर्णांक फलन। दोस्तों इसकी छोटी सी अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत सिंपल परिभाषा इसकी, वह पूर्णांक जो x के बराबर या ठीक छोटा है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, वह पूर्णांक जो x के बराबर या ठीक छोटा है। यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसे ध्यान से पढ़िए, वह पूर्णांक यानी इसका मान सदैव क्या आएगा, पूर्णांक, इंटीजर आएगा। नाम भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमेशा इसका मान क्या आने वाला है, पूर्णांक आने वाला है। अब कौन सा पूर्णांक होगा, जो या तो x के ठीक बराबर हो या उससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए डाल दिया आपके पास 2.4, इस तरह से डाल दिया, तो क्या इसके बराबर पूर्णांक होता है, नहीं होता। तो इससे जस्ट छोटा क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2.4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। स्टेप ऑफ 2.4 की वैल्यू 2 आ गई। चलिए यहाँ पे मैंने 2.4 की यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 2.9 लिख दिया। अब मैं पूछूं क्या आएगा, बड़ा सिंपल है, इसके बराबर तो कोई पूर्णांक होता नहीं, तो इससे जस्ट छोटा देखना है, तो जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, अब मैंने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके बराबर पूर्णांक 3 होता है, तो 3 ही लिख देंगे। अगर मैंने यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3 डॉलर 3.9 तक लिखा तब भी 3 ही रहेगा। चलिए जैसे मैंने 0.1 लिखा, तो इसका मान क्या आने वाला है, ये तो कोई पूर्णांक है नहीं, तो इससे जस्ट छोटा 0 ही आएगा। अगर मैं 1 की यहाँ पे 0.2, 3, 4, 5 डॉलर 9 तक भी लिखूंगा ना, तब भी मान 0 ही रहेगा। जैसे 3 दिखाई दे रहा है, इसका मान 3 है। अब 3 पॉइंट मैंने 1 लिख दिया तो 3 रहने वाला है, क्योंकि जस्ट छोटा पूर्णांक 3.2, 3 सबका मान 3 ही होने वाला है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ नेगेटिव मान लेते हैं, जैसे माने यहाँ पे -2.4 ले लिया। अब ये तो कोई पूर्णांक है नहीं, इससे जस्ट छोटा क्या होगा बताइए, इससे जस्ट छोटा क्या होगा, -3 होगा। -2 नहीं होगा, -3 होगा। इससे जस्ट छोटा -2 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो -3। तो इस तरह से ये हमने बताया इसकी वैल्यू निकालना। चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसे स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा होता है। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब मैं जब x की पे पॉजिटिव वैल्यू 0 से जैसे ही बड़ा डालूं, जैसे यहाँ पे 0 डाला दोस्तों, तो स्टेप ऑफ 0.0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 पूर्णांक है। अब 0.1 डालूंगा तो तब भी 0, 0.2 डालूंगा तब भी 0, 0.99 तक x का मान डालूंगा तो वो 0 ही रहेगा। तो x का मान जब तक 0 से लेकर 0.99 तक मैं डालूंगा तब तक इसका मान क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डाला तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने x ये 1 डाला तो ये चल के 1 पे आ जाएगा, 1 पे। 1.1 का मान भी 1 रहेगा, 1.2 डॉट डॉट, और 1.99 तक इसका मान 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये चल के 2 पे पहुँचेगा। 2.1, 2.2 ये 2 ही रहेगा, लेकिन 2.99 तक ये 2 रहेगा, और जैसे ही मैं 3 डालूंगा वो चल जाएगा। इसी तरह से इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। तो दोस्तों ये आपका ग्राफ है महत्तम पूर्णांक फलन। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो डोमेन है x की वैल्यू, वो ग्राफ में देखिए, ग्राफ x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -अनंत से +अनंत तक जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा सभी रियल नंबर। इसमें जो रेंज होता है y का मान, वो y का मान केवल केवल क्या होगा, पूर्णांक। अभी अभी परिभाषा में बताया था ना पूर्णांक, तो इसलिए सभी पूर्णांक आते हैं y के मान।
तो इसके जो रेंज होंगे वो सभी पूर्णांक प्राप्त होंगे, इसलिए उसे आई लिख दिया मैंने, इंटीजर, सभी पूर्णांक। तो डोमेन रेंज हो गया। चलिए एक और लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, और वो है आपका भिन्नात्मक भागफलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भागफलन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलेंगे बच्चों इसे। यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये है। चलिए ये क्या होता है, एफ एक्स या बाई भी कह सकते हो इसे, कई बार बताया बाई इक्वल एफ एक्स होता है, और ये होता है एक्स इक्वल एक्स माइनस स्टेप ऑफ एक्स, इस तरह से होता है। इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ दोस्तों कैसे बनेगा, ग्राफ आप बना सकते हो, यहाँ पे एक्स की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, जैसे जीरो डाला है तो जीरो माइनस स्टेप जीरो मान जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। जैसे ही हम जीरो से बड़ा मान, जैसे 0.1 डाल दिया तो इसका मान 0.1, लेकिन इसका मान 0.1 का मान क्या आएगा, जीरो, तो 0.1 माइनस जीरो 0.1 ही रहेगा। ऐसे 0.2 0.3 डालने से आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए 0.3 डाल दिया, आपको डाल के दिखाते हैं, 0.3 डाला यहाँ पे, अब यहाँ 0.3 डालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा, तो क्या मान आएगा 0.3। तो इस तरह से जब भी पॉइंट पे मैं कोई मान डालूंगा 0.99 तक तो उसका मान वही रहेगा। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से। लेकिन जैसे ही मैंने 1 डाला यहाँ पे 1, तो 1 और ये -1, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0, तो ये लौट के फिर से 0 पे आ जाता है। और 1.1 1.2 डालूंगा तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो बाई का मान होगा, इसीलिए इसका नाम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वही बाई का वास्तव में मान होगा। बाकी आगे जो भी वैल्यू आप बोल दो, जैसे 2.3 बोल रहे हैं तो बाई का मान 0.3 ही आएगा। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ चलेगा, इस तरह से। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें आप देख सकते हो कि एक्स अक्ष पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स अक्ष पे ग्राफ +1 से -1 से +1 तक जाएगा, तो डोमेन क्या हो गया, सभी रियल नंबर हो गए। बाकी रेंज आप देख सकते हो, बाई अक्ष पे ग्राफ केवल 0 से लेकर और 1 तक जा रहा है, 1 को भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज हो गई क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1, तो ये आपकी रेंज हो गई। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये ग्राफ वाला पार्ट पढ़ा। ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को बहुत अच्छे से बार बार देखना, और ये ग्राफ भी अपनी नोटबुक में बनाना, डोमेन और रेंज को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगले आने वाली जो क्लास होगी 1-1 मैनी वन इनटू और ऑन टू फंक्शन वाली क्लास, उसके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, और आगे आने वाली डोमेन और रेंज वाली क्लास में भी बहुत उपयोगी रहेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।